हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया स्वस्थ और खुश रहना चाहिए। तो हम अपने संविधान को जानते हुए नो योर कॉन्स्टिट्यूशन KYC प्रधानमंत्री जी के द्वारा चलाई गई है ने, अर्थात ये योजना वो चाहते हैं KYC सिर्फ अब यही अर्थ मत लगाइएगा अब आप KYC से कि KYC बैंक अकाउंट्स की होती है। हाँ, KYC वर्ड तो उससे संबंधित है, नहीं। KYC शब्द का एक नया अर्थ निकल कर आया है। वो अर्थ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया गया है। क्या है वो? KYC अर्थात नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जानो। तो हम अपने संविधान को ही जान रहे हैं। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 111 आर्टिकल 111 में क्या है। विधेयकों पर अनुमति, यानी कि विधेयकों पर अनुमति के बारे में प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 111 अर्थात अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति के बारे में बात की गई है। और विधेयक पर अनुमति देते कौन है? राष्ट्रपति जी। देखिए, इसके अंदर यही लिखा है, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है, अनुमति रोक लेता है। तो ये बात कही गई कि जब दोनों सदन अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से विधेयक पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो वो राष्ट्रपति जी के समक्ष अर्थात सामने रखा जाएगा उनकी अनुमति के लिए। वो राष्ट्रपति जी के ऊपर है कि वो उस पर अपनी अनुमति देते हैं या नहीं देते। तो पहली बात तो ये की गई है। दूसरी बात, परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है यदि वह धन विधेयक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति जी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? क्योंकि मैंने आपको धन विधेयक पढ़ा दिया है, उसमें ये बता दिया है कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति जी की जो अनुमति है वो उनकी अनुमति से ही सदन में पेश किया जाता है, उनकी अनुमति पहले ही ले ली जाती है। तो उस पर कोई मतलब ही नहीं बनता कि राष्ट्रपति जी से उसे पुनर्विचार के लिए भेजेंगे, क्योंकि उस पर तो पहले ही राष्ट्रपति जी ने अनुमति दे दी है। क्या बात कहा गया है यहाँ पर? परंतु राष्ट्रपति अनुमति के लिए अपने समक्ष विधेयक प्रस्तुत किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र उस विधेयक को, यदि वह धन विधेयक नहीं है, तो सदनों को इस संदेश के साथ लौटा सकेगा कि वह विधेयक पर या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करें। या तो वो पूरे विधेयक पर कह सकते हैं कि इस पर पुनर्विचार करें, या फिर उसमें जो बातें लिखी गई हैं, कुछ उपबंध किए गए हैं, किसी एक पॉइंट पर या कुछ पॉइंटों पर वो कह सकते हैं कि इस पर पुनर्विचार करें। और विशिष्टता किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुनर्स्थापना की वांछनीयता पर विचार करें जिसकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है। कि अगर कोई स्पेशल सिफारिश की है कि इस पर ध्यान दीजिए, इस पर फोकस दीजिए, इस पर पुनर्विचार कीजिए, तो भी वो करेंगे। तो सिफारिश की है, और जब विधेयक इस प्रकार लौटा दिया जाता है तब सदन विधेयक पर तदनुसार पुनर्विचार करेंगे। यानी कि जब विधेयक लौटा दिया जाएगा पुनर्विचार के लिए, तब सदन उस पर पुनर्विचार करेंगे। साथ ही साथ, और यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधन सहित, यानी कि संशोधन करके, जो राष्ट्रपति जी ने बात की है उसमें संशोधन करके, या उसके बिना, या तो संशोधन कर लेंगे, सिफारिश मान लेंगे या नहीं मानेंगे, तो दोनों यही बात की गई है, या तो संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति नहीं रोकेंगे। तो दूसरी बात ये की जा रही है कि अगर वो धन विधेयक है तो उस पर तो राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस पर पहले ही अनुमति ले ली जाती है राष्ट्रपति जी की, उसके बाद ही उसको सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। सदन में कहाँ? लोकसभा में, क्योंकि राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है उसको पहले, राज्यसभा में बाद में प्रस्तुत किया जाता है। उसकी भी कोई खास वैल्यूएशन है नहीं, खास अधिकार नहीं है राज्यसभा को धन विधेयक पर। यहाँ पर सिर्फ इतनी बात की गई है कि राष्ट्रपति जी बाकी विधेयकों को पुनर्विचार के लिए, जिन विधेयकों को वो पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं उन पर वो भेज सकते हैं, उनको बिल्कुल भेजेंगे। और सदन अगर उसमें कोई वो सिफारिश मान लेती है तो बिल्कुल संशोधन होगा, संशोधन करती है, सिफारिश मानती है तो संशोधन करेगी, या नहीं मानती या फिर वो उसको ऐसे ही लौटा देती है,
बिना संशोधन के या संशोधन सहित वो जब दोबारा लौटाएगी राष्ट्रपति जी को, तो राष्ट्रपति जी को उस पर अपनी अनुमति देनी पड़ेगी। ये एक बात यहाँ कही है कि उस पर अपनी अनुमति नहीं रोकेंगे, तब नहीं रोक सकते। क्लियर। राष्ट्रपति जी के बेसिकली कुछ अधिकार भी हैं, पॉकेट वीटो वगैरह काफ़ी सारे अधिकार हैं, वो भी हम आगे आने वाले अनुच्छेदों में पढ़ेंगे, आगे आने वाले आर्टिकल में पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति जी के ऐसे क्या अधिकार हैं, कब क्या अभी तक किन्हीं राष्ट्रपति जी ने उन अधिकारों का प्रयोग किया है। पॉकेट वीटो, जेबी वीटो, इस प्रकार के कुछ अधिकार हैं। चलिए अभी हम बात सिर्फ विधायी प्रक्रिया के बारे में कर रहे हैं। विधायी प्रक्रिया में विधेयकों पर अनुमति से संबंधित 111 आर्टिकल है, 111। अब हम बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल 112 अर्थात 112 में आपसे पूछा जाता है कि बजट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो बजट से संबंधित, क्योंकि बेसिकली एक बात याद रखिएगा, बजट शब्द का प्रयोग हमारे पूरे संविधान में कहीं नहीं हुआ है, परंतु हम आम भाषा में वार्षिक वित्तीय विवरण अर्थात जो वर्ष भर होने वाला है, वित्तीय खर्च, लेखा जोखा जो भी होने वाला है, उसको हम बजट का कह देते हैं कि बजट आया है, बजट आया है, बजट आएगा, बजट आएगा। परंतु बजट शब्द का प्रयोग संविधान में नहीं किया गया है। बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर भी अगर वहाँ पर पूछ लेते हैं कि बजट से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है या वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो 112 अर्थात अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 बात करता है वार्षिक वित्तीय विवरण, और ये वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया वाले टॉपिक में आ गया है। अब यहाँ से वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया से संबंधित टॉपिक शुरू हो गए और ये अनुच्छेद 112 से 117 तक रहेगा। क्लियर। चलिए देखते हैं क्या कहा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में अर्थात बजट के बारे में। बजट का बेसिकली बजट शब्द का अर्थ अगर आप ऑल ओवर देखें तो होता है एक पर्स, फ्रांसीसी भाषा में बजट बोलते हैं, फ्रांसीसी भाषा में बजट को बजट, उसका अर्थ होता है एक पर्स। और अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी होता है कि चमड़े का एक थैला, यानी कि एक चमड़े का बैग होता है जिसके अंदर वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखे होते हैं बजट से रिलेटेड। तो चमड़े का थैला या पर्स, ये दोनों में से कोई भी एक अर्थ होता है बजट का। और हमारे संविधान में बजट शब्द प्रयोग नहीं किया गया। हमारे संविधान में बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। ये देखिए वार्षिक वित्तीय विवरण। अब देखिए क्या लिखा गया है इसमें। राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलन प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। यानी कि आय व्यय का लेखा जोखा रखवाएंगे संसद के दोनों सदनों के सामने। कौन? राष्ट्रपति जी। ये बात यहाँ की गई है, परंतु रखवाता कौन है? रियलिटी में बजट पर भाषण या बजट कौन पेश करता है संसद में? हमारे वित्त मंत्री जी प्रस्तुत करते हैं। उस समय जो भी होते हैं, जैसे वर्तमान समय में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो पेश कर रहे हैं। इससे पहले अरुण जेटली जी थे, काफ़ी सारे वित्त मंत्री रहे हैं, आज़ादी से अब का फैसले भी रहे हैं। तो ये बात है क्योंकि वो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं मंत्री, और राष्ट्रपति जी उनकी सहायता से रखवाते हैं। हाँ, परंतु रखवाए गए, ये बात ये कही गई है कि राष्ट्रपति जी रखवाता है, परंतु राष्ट्रपति जी खुद आके तो नहीं रखेंगे। जैसे भाई राजा होते हैं, राजा क्या खुद आके कोई काम करेंगे? वो अपनी मंत्रियों के सहायता से ही तो करवाते हैं। इसी तरीके से राष्ट्रपति जी रखवाएंगे, बिल्कुल रखवाएंगे, परंतु रखवाते किससे? अपनी मंत्रियों की सहायता से। मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर। दूसरी बात क्या की गई है? वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण के जो व्यय होंगे उसमें क्या क्या है शामिल होगा। इस संविधान में भारत की संचित निधि, बात हुई थी ना हमारी संचित निधि अर्थात भारत का एक बैंक, भारत का एक ऐसी जगह जहाँ पर भारत का पैसा रखा जाता है, भारत सरकार का पैसा रखा जाता है। तो वो ये कहा है कि इस संविधान में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियाँ, यानी कि संचित निधि पर जो भी भारित व्यय है उनके लिए जो अपेक्षित राशियाँ या व्यय है वो होगा। साथ ही साथ भारत की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्तापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए व्यय के लिए अपेक्षित राशियां, यानी कि जो भी संचित निधि में से व्यय किया जाना है, सिर्फ आता ही थोड़ी ना है, संचित निधि में व्यय भी किया जाता है।
आता भी है भाई, डाला भी जाता है संचित निधि में, आता भी है और उसमें से दिया भी जाता है। तो ये है कि कहाँ कहाँ क्या राशियाँ दी जानी, यानी कि कहाँ से क्या चीज़ आएगी, कहाँ से आय आएगा, कहाँ हमारा व्यय होगा, ऑल ओवर टोटल ये होता है। और टोटल कितना हमारा आया रहा, कितना हमारा हमने दिया, कितना लिया, कितने ऋण रहे, ऑल ओवर ये सारी बातें होती हैं आय व्यय से संबंधित लेखा जोखा। इसीलिए कहा है ना वार्षिक वित्तीय विवरण पृथक पृथक दिखाई जाएंगी, यानी कि ये जो भी चीज़ है, आय कितनी हुई, व्यय कितनी हुई, कहाँ किसको कितना देना है, वो पृथक पृथक दिखाई अर्थात अलग अलग दिखाया जाएगा, शो किया जाएगा, पूरा बताया जाता है। एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट्स होता है ना, ये नहीं कि सिर्फ एक पेज पे छोटा छोटा लिख दिया, एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वही कहा गया है पृथक पृथक दिखाई जाएगी और राजस्व के लेखे जोखे वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा, यानी कि राजस्व को भी इसमें शामिल किया जाता है कि कितना राजस्व रहा, कितना राजस्व घाटा रहा, कितनी बढ़ोतरी हुई, इसमें ये सारी चीज़ें। राजस्व क्या होता है, राजस्व आय व्यय कैसे निकाला जाता है, ये सिर्फ ये बेसिकली अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमिक्स से संबंधित विषय। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तब उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित व्यय भारत की संचित निधि पर भारित होगा, अर्थात ये बात की गई है कि भारत की संचित निधि पर कौन कौन से व्यय भारित होंगे। राष्ट्रपति की उपलब्धियों और वेतन तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय, यानी कि राष्ट्रपति जी की उपलब्धि अर्थात राष्ट्रपति जी के वेतन भत्ते जो भी सारी चीज़ है वो सब इस संचित निधि पर भारित होती है। उपराष्ट्रपति जी की भी होती है, बिल्कुल होती है, परंतु उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति होते हैं, इस कारण से यहाँ पर राज्यसभा के सभापति करके उनको इंक्लूड किया गया है। उपराष्ट्रपति जी नहीं इंक्लूड किए गए हैं, यहाँ पर सिर्फ इंक्लूड क्या किया गया है, राष्ट्रपति जी की उपलब्धियां और भत्ते तथा उनके पद से संबंधित अन्य व्यय, यानी कि राष्ट्रपति जी के जो भी वेतन भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित है, वहां से दिए जाते हैं। दूसरी बात, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के भी वेतन भत्ते संचित निधि पर भारित है। आपसे पूछे भी जाते हैं कई बार ये ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि, भार मोचन, भार उधार लेने, ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय। हमने पहले भी संचित निधि के बारे में बात की गई, यानी कि अगर भारत सरकार किसी से ऋण उधार लेती है, किसी को देती है, जो भी वो कार्य करती है, ऋण लेना, देना, जो भी उसके ऊपर भार है वो सारा कहाँ से किया जाता है, वो भी संचित निधि पर ही भारित होता है। दूसरी बात, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह वेतन या भत्ते, यानी कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते पेंशन ये सारे भी भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में संदेह पेंशन, अब देखिए जो हमारा हाई कोर्ट है अर्थात सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट अर्थात सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके जो न्यायाधीश हैं उसके वेतन भत्ते पेंशन सभी कुछ भारत की संचित निधि पर भारित है, परंतु जो हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय हैं उनके जो वेतन हैं वो संचित निधि पर भारित नहीं है, उनकी सिर्फ पेंशन भारित है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि फेडरल न्यायालय, ये फेडरल न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट है, तो फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन, सिर्फ पेंशन है, पेंशन, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को या उनके संबंध में दी जाने वाली पेंशन जो भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करता है या जो भारत डोमिनियन वाले राज्यपाल वाले प्रांत के अंतर्गत किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय अधिकारिता का प्रयोग करता था। तो ऑल ओवर यही बात की जा रही है। वो हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय, वो चाहे केंद्र शासित प्रदेश का हो या पहले से ही हो, आज़ादी के पहले से ही हो वो, या नया बनाया गया हो, तो ऑल ओवर ये बात की जा रही है कि जो भारत के हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय उनके न्यायाधीशों के जो पेंशन है, वेतन नहीं, वेतन संचित निधि पर भारित नहीं है, बात याद रखिएगा पॉइंट, वो उच्चतम न्यायालय के वेतन भत्ते भारित हैं, हाई कोर्ट के नहीं है। क्योंकि हो सकता है भाई एक साथ उसको 2 राज्यों का भार दे दे, फिर कौन देगा, तो ये एक वेतन नहीं है, वेतन अपने आप देखती है राज्य गवर्नमेंट जो, परंतु जो पेंशन है, पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है। क्लियर, वो चाहे पहले से ही हो, आज़ादी के पहले से ही एग्जिस्ट करता हो, यानी कि पहले से ही स्थापना हो चुकी हो,
या फिर आज़ादी के बाद नया बना हो या केंद्र शासित प्रदेश का हाई कोर्ट हो, तो ये इन यानी कि ऑल ओवर बात की गई है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित है। साथ ही साथ भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को या उनके संबंध में संदेह, वेतन, भत्ते और पेंशन, यानी कि जो हमारे कैग हैं, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, कैग से संबंधित भी बात करेंगे बिल्कुल, क्या कौन होते हैं कैग, क्या कार्य है कैग का। तो सिर्फ यहाँ ये बात समझिए, जो कैग हैं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, उनके जो वेतन, भत्ते, पेंशन है वो भी भारत की संचित निधि पर भारित हैं। किसी न्यायालय या मध्यस्थ अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचायत की दृष्टि के लिए अपेक्षित राशि, आप सब जानते हैं कि भारत सरकार को भी कई बार ऐसा स्थिति आ जाती है, ऐसा मौका आ जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि भारत सरकार को भी अपने लिए वकील करने पड़ते हैं। अब भारत सरकार का वकील भारत सरकार की पैरवी करेगा तो वो भी तो पैसा लेगा। वो भारत सरकार की पैरवी करने जाता है, किसी न्यायालय में कहीं भी जाता है, तो उसके भी वेतन भत्ते, अर्थात भारत सरकार का जो वकील है उसके भी वेतन भत्ते वो भारत सरकार की कहीं पैरवी करता है। बहुत सारे केस आप देख सकते हैं। भारत संघ जैसे सबसे फेमस केस, केशवानंद भारती केस बनाम भारत संघ, तो आप वो देख सकते हैं। भारत संघ है ना, तो भारत संघ अर्थात भारत संघ की उसमें पैरवी करी होगी, किसी वकील ने ही करी होगी ना, तो वो वकील इस तरीके से, अर्थात जो वकील पैरवी करता है उसके भी वेतन और भत्ते, जो भी ऑल ओवर खर्चा है वो सब भारत की संचित निधि पर ही भारित होगा। साथ ही साथ कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित किया जाए, यानी कि अगर संसद को और ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ये वाला खर्चा भी भारत की संचित निधि पर भारित कर दिया जाना चाहिए, तो वो भी कर सकती है। परंतु कब, कि क्या कहा गया है कि कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा विधि द्वारा इस प्रकार भारित घोषित कर दिया जाए। और हो सकता है भाई आगे चल के ऐसा लगे, कोई ऐसा नया पद बन जाए, कोई नई ऐसा लगे भारत सरकार को कि इस पद का भी जो व्यय है वो भारत की संचित निधि से जाना चाहिए, यानी कि इस पद का जो वेतन है, भत्ते, खर्चे हैं वो भी किए जा सकते हैं, परंतु अभी सिर्फ इतने ही हैं। और ऑल ओवर ये सारे वो हैं, जैसे आप कह सकते हैं संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के भी जो मुख्य प्रधान होते हैं उनके भी जो वेतन भत्ते होते हैं वो भी संचित निधि पर। ऑल ओवर आप कह सकते हैं कि वो सारे पद जिनके बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये एकदम निष्पक्ष रहने चाहिए, तो उन सारे पदों के वेतन भत्तों को भारत की संचित निधि पर भारित कर दिया गया है। क्यों भारित कर दिया गया है? क्योंकि भारत की संचित निधि पर मत लेने की, अर्थात मत की आवश्यकता नहीं होती। मत की आवश्यकता नहीं होगी तो आराम से वो अपना काम करेंगे, उन्हें ये दिक्कत नहीं होगी कि ठीक है मैंने अगर इस सरकार के पक्ष में या इसके पक्ष में काम नहीं किया तो मेरे वेतन कट जाएंगे, मेरी भत्ते कट जाएंगे, या मेरी ये चीज़ कम हो जाएगी, मेरी फैसिलिटीज़ कम हो जाएगी। ना ही वो डरा सकते और ना ही ये डरेंगे, तो अपने कार्य निष्पक्ष होकर ये कर सकते हैं। इस कारण से जो भी ऐसे पद है जो निष्पक्ष रहने चाहिए या निष्पक्ष संस्थाओं के पद हैं, तो वो सारे व्यय भारत की संचित निधि पर भारित कर दिए गए हैं। तो आई थिंक जो बात मैंने आपको समझानी चाहिए वो आपको समझ में आई होगी। नहीं आई तो एक बार अगेन वीडियो को देख लीजिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही रखते हैं।